इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्चर का एक ऐसा सहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा अपने अंदर खूबसूरती से सजाए हुए बगीचे को समेटे हुए है, लेकिन इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल आज भी छाए हुए हैं। लगभग 400 साल पहले बनाई गई ये खूबसूरत बिल्डिंग अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी। आज इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी सिर्फ 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा लगभग $1 बिलियन यानी 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्चर ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी है जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसे देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ आगे बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चक्कर देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्चर ने इस्तेमाल की हो। इसके विपरीत चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मिलकर बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। अगर इन्हें बिल्कुल सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसे कि कुछ मस्जिदों में देखा जाता है। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकने का एक और रीजन भी था, और वो ये कि खतरनाक भूकंप की वजह से अगर ये मीनारे गिर भी जाए तो बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब ताजमहल की वो कौन कौन से राज थे जिन्हें 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील का इस्तेमाल नहीं होता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद लगभग 73 मीटर ऊंचे डोम को आखिर कैसे बनाया गया, ये सब कुछ और इससे भी कई ज्यादा आप जान सकेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो में। ये मामला शुरू हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस हिस्से पर मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा साबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था। इसी मौके पर आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। आज हम जिसे मुगल शहंशाह के नाम से जानते हैं उसे बचपन से ही बेहद पसंद किया जाता था। इसी वजह से हर बर्थडे पार्टी पर उसे हीरे जौहरत और सोने से भी तोला जाता था, यानी कि जितना वजन शहजादा खुर्रम का होता था उतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादा खुर्रम की शादी अपने एक वजीर की बेटी के साथ कर दी, जिसे आज दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है। मुमताज और शाहजहां को पहले दिन ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये मोहब्बत हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। अब अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जगहों पर हिस्सा लिया और उनमें से भरपूर कामयाबी हासिल की। इसी वजह से खुश होकर उन्हें शाहजहां का लाकब दिया गया, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बेगम आगरा फोर्ट के अंदर ही रहती थी, लेकिन इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से बीत रहा था और 4 सालों बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। 1628 में बाप की मौत के कुछ सालों बाद उन्होंने मुगल सल्तनत की बागडोर संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। उस दौर में मुगल एम्पायर अपनी पूरी शान पर थी और पूरे हिंदुस्तान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर इसका राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद लिया करते थे, जबकि मुमताज महल पर्दे के पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये खुशियां जल्द ही मातम में बदलने वाली है। अभी शाहजहां के राज को सिर्फ एक ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल तक जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी कामयाबी नसीब हुई। लेकिन जैसे ही इस जीत का जश्न मनाया जाने वाला था, उन्हें एक अफसोसजनक खबर सुनाई गई। मुमताज महल, जो शाहजहां के 14वें बच्चों को जन्म दे रही थी, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो इस दुनिया से चल बसी और पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां पर बिजली बनकर गिरी और जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। शाहजहां की पहली मोहब्बत और उनकी सबसे बड़ी हमसफर मुमताज महल इस दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम ने शाहजहां को गहरे अंधेरों में ढकेल दिया। अगले 8 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई म्यूजिक सुना और ना ही कुछ परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। वो चाहती थी कि उनकी याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाया जाए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक़्फ़ कर देने का फैसला कर लिया। मुमताज के इंतकाल के सिर्फ 6 महीने बाद यानी सन 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। इस काम के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगर पूरी सल्तनत से इकट्ठा किए गए। शाहजहां के हुक्म पर सबको आगरा बुलवा लिया गया, क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के किनारे मौजूद थी। इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना काफी मुश्किल काम था। नदी के किनारे जमीन काफी नरम होती है और अगर यहाँ सीधी खुदाई की जाती तो पानी का भाव ताजमहल की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मुश्किल से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। ये कुएं तब तक खोदे जाते रहे जब तक सख्त जमीन नजर नहीं आ गई। फिर इन कुओं को पत्थरों से भरा गया और उनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस पूरे काम में मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बड़ी फौज का भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक कामयाब रही और एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गई जो नरम जमीन पर भी फौलाद की तरह खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का और अपने चाचा के मकबरे से दोनों को जोड़ने का तरीका। जब इन सब आइडियाज को मिलाया गया तब एक शानदार और आलीशान डिजाइन सामने आया। इन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पत्थर मौके पर ही तराशे गए। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था और हर गुजरते दिन के साथ सही खजाना खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी चीज की भी परवाह नहीं थी, बस उन्हें ये काम हर कीमत पर पूरा करना था। कहा जाता है कि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में इतना ज्यादा लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाना पीना तक कम पड़ने लगा था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की जरूरत पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाने की। ये मार्बल आगरा से लगभग 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया,
क्योंकि मकराना मार्बल को दुनिया का सबसे फाइन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, मतलब जब तक ताजमहल की ज़रूरत पूरी नहीं होती किसी और को यह मार्बल खरीदने की इजाज़त नहीं थी। हजार हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा लाया गया। ताजमहल का खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि उसका अंदाज़ा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आज के दौर में ऐसे बड़े डोम्स स्टील स्ट्रक्चर पर आसानी से बन जाते हैं, लेकिन उस जमाने में 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने के लिए सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की उसकी आज के इंजीनियर्स भी तारीफ करते हैं। ताजमहल की डेकोरेशन के लिए पियत्रा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। पियत्रा एक ऐसी कला है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल के अंदर तरश कर फिट किया जाता है। मार्बल को बहुत ज्यादा मेहनत और बारीकी से कीमती पत्थरों की सेफ के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उन पत्थरों को खास ग्लू के मदद से चिपकाया जाता है। ताजमहल में इस्तेमाल होने वाली ग्लू भी आम नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लैबोरेटरी टेस्ट के बाद पता चला कि ये ग्लू गुड़, सीरा, नींबू का रस और मार्बल पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। यही फॉर्मूला आज भी ताजमहल की रेनोवेशन में इस्तेमाल किया जाता है। लगभग पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम आखिरकार मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुके थे। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा और मुमताज महल के नाम से प्रेरित होकर इसे ताजमहल कहा गया। शाहजहां का यह महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। लगभग 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने तख्त पलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले कई सालों से हुक्म चला रहा था, उन्हें कैद करके आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया। सिर्फ एक ही सहूलत शाहजहां को दी गई और वो ये थी कि जिस कमरे में उन्हें बंद रखा गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। फिर 8 साल की कैद के बाद 1666 में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब शाहजहां का मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उन्हें भी ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।